मोदी जी ने बिहार की एक रैली से इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बोला कि मैं टेररिज्म को आइडेंटिफाई कर करके, उनको ढूंढ कर करके, उनको ट्रैक कर कर करके उनका नामो निशान मिटा दूंगा। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। बिहार की धरती से, उसी बिहार की रैली से मोदी जी ने एक बार फिर हिंदी लैंग्वेज में भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कि जितने भी टेररिस्ट वगैरह हैं, स्लीपर सेल वगैरह हैं और जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट वगैरह है इसके अंदर, उनको मिट्टी में मिला देंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और बोला जितनी भी जमीन बची हुई है अब पाकिस्तान के पास, वो भी छीन लेंगे हम। अब सवाल ये उठता है कि पहलगांव के वैष्णो वैली के अंदर 2000 लोगों यानी टूरिस्टों की एंट्री हो गई और गवर्नमेंट को उसके बारे में पता नहीं थी। वहां पर कोई फोर्स वगैरह डिप्लॉय नहीं की गई, वहां पे कोई ड्रोन सिस्टम वगैरह भी नहीं था, वहां पर कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लगाए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? वहां पर क्या गवर्नमेंट को या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता नहीं था कि वहां पर इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, वहां पे कुछ फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए था? आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है इसके ऊपर, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस दिन ये अटैक हुआ था यानी कि 22 अप्रैल 2025 को अमित शाह जी इमीडिएटली जम्मू एंड कश्मीर के लिए गए वहां पे और वहां पर उन्होंने इमीडिएटली वहां के एलजी के साथ और वहां के सीएम के साथ इमीडिएटली मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई और वहां का जायजा लिया कि इंसिडेंट कैसे हो गया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने अनाउंसमेंट किया 20 लाख रुपए का रिवार्ड का, कि अगर कोई भी इन टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो उसको 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। 23 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की इमीडिएटली बैठक हुई और उस बैठक के अंदर मैं बता दूं आपको डिसीजन लिया गया और उसी दिन 23 अप्रैल को अराउंड 9 बजे के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी एमईए का, हमारे देश के एमईए का अनाउंसमेंट होता है और वो पाकिस्तान के 5 चीज़ों के ऊपर बैन लगा देती है। वो क्या है, चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, उन्होंने बोला अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया इमीडिएटली। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी विल बी क्लोज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि इमीडिएटली उन्होंने 23 अप्रैल को अनाउंसमेंट किया, उसी के साथ ही अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। और उन्होंने ये स्टेटमेंट में ये बोला कि जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, वीजा वगैरह है, वो 1 मई तक का टाइम दिया, वो इस अटारी बॉर्डर से यहाँ से चले जाएं, निकल जाएं। दूसरा, सार्क वीजा को सस्पेंड कर दिया इमीडिएटली और 48 आवर के अंदर मैं बता दूं आपको उन सभी को यहां से डिवोर्ट करने के लिए बोला गया, पाकिस्तानी जितने भी थे। पाकिस्तानी नेशनल्स विल नॉट बी परमिटेड टू ट्रैवल टू इंडिया अंडर द सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम वीजास। अब मैं बता दूं आपको सार्क वीजा क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं सार्क वीजा क्या होता है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और ये मैं बता दूं आपको 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था। 1988 के अंदर इस्लामाबाद में एक समिट हुई थी सार्क वीजा को लेकर करके और इसी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया था सार्क वीजा को इन्फोर्स करने के लिए और 1992 के अंदर हमारे देश के अंदर सार्क वीजा फोर्स हो गया। ये मैं बता दूं आपको, ये एक एग्जम्पशन स्कीम है उन लोगों को जैसे डिफेंस वगैरह एक्सपर्ट होते हैं, डेलीगेट्स वगैरह होते हैं, जजेज वगैरह होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह होता है, जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह होते हैं। ऐसे अराउंड 24 कैटेगरी हैं जिसके अंदर उस कैटेगरी के अंदर उनको वीजा एग्जम्पशन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। यानी कि मैं बता दूं आपको उनको कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। और मैं बता दूं आपको ये किन किन कंट्रियों के ऊपर अप्लीकेबल है। मैं बता दूं आपको ये एशियन कंट्री के ऊपर अप्लीकेबल है, जैसे कि नेपाल है, इंडिया है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। ये सारे मैक्सिमम एशियन कंट्री जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो शामिल है इसके अंदर, एक्सेप्ट चीन। अब मैं बता दूं पाकिस्तान के लोगों को जो वीजा दिया गया था, जिनको एग्जेम्पशन दी गई हुई थी, उसके अंदर पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, जर्नलिस्ट वगैरह, एम्बेसडर वगैरह, बिजनेस पर्सनल वगैरह और मैं बता दूं मीडिया पर्सनल वगैरह, ये शामिल थे। इन लोगों को इमीडिएटली 48 आवर के अंदर बोला गया है, हमारे देश की गवर्नमेंट ने बोला है कि आप हमारे देश को छोड़ कर करके चले जाओ।
तीसरा मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर जितने भी मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह थे, वहाँ पर जितने भी एडवाइजर वगैरह थे पाकिस्तान के, उन लोगों को बोला गया है कि आप चले जाइए यहाँ से छोड़ कर करके। उनको 7 डेज का टाइम दिया। The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. यानी कि 1 वीक का टाइम दिया। मैं बता दूं आपको, उस एम्बेसडरों को बोला गया है हमारे देश से, और हमारे देश के भी जितने भी इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसी के अंदर जितने भी लोग थे, उनको वापस बुला लिया है हमारे देश के अंदर। India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. इसके अंदर डिफेंस, मिलिट्री, नेवी के बहुत सारे एडवाइजर वगैरह होते हैं हर एक देश के अंदर। हर एक देश की एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर है, उसमें भी बहुत सारे होंगे। जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे देश के अंदर है, हाई कमीशन है हमारे देश के अंदर, वहाँ पे भी बहुत सारे डेलीगेट वगैरह अवेलेबल होते हैं, एक्सपर्ट वगैरह होते हैं, एडवाइजर वगैरह होते हैं। उनको 7 डेज का टाइम दिया कि आप वाइंड अप करो और अपने देश चले जाओ। और हमारे देश के लोगों को बोला, एम्बेसडरों को बोला, हाई कमीशन को बोला कि हमारे देश आ जाओ, वापस आ जाओ। 4th, हाई कमीशन के अंदर मैं बता दूं आपको, 55 जो ऑफिसर वगैरह रैंक के लोग होते हैं वहाँ पर रहते हैं हर एक एमएससी के अंदर, हाई कमीशन के अंदर। उनकी कट ऑफ कर दी संख्या, उनकी संख्या कर दी 30। अब 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. 5. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55. ये इफेक्टिव होगा 1 मई 2025 से। 5th एंड लास्ट मैं बता दूं, इंडिया वाटर ट्रीटी 1960 कॉन्ट्रैक्ट, उसको सस्पेंड कर दिया। मैं बता दूं इमीडिएट इफेक्ट के साथ ही। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. अब मैं बता दूं आपको, अगर IWT के बारे में आप जानते हैं तो वेल एंड गुड। यानी कि मैं बता दूं आपको, इंडिया वाटर ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिंधु जल संधि, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप जानते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं जानते तो चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। 19 सितंबर 1960 में पाकिस्तान के कराची के अंदर मैं बता दूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। और मैं बता दूं आपको, 1 अप्रैल 1960 से ये इफेक्टिव हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड बैंक की बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्होंने मध्यस्थता की थी, उन्होंने अपनी मौजूदगी के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट का साइन कराया था हमारे देश से और पाकिस्तान के देश के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं बता दूं आपको, ईस्टर्न रिवर जितनी भी हैं, ब्यास, रावी और सतलुज, ये इंडिया को पावर दी गई, इसका कंट्रोल इंडिया को दिया गया। और मैं बता दूं, जितने भी वेस्टर्न रिवर थे, 3 वेस्टर्न रिवर थे, उनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। उसके अंदर मैं बता दूं आपको, इंडस, चेनाब और झेलम इसके अंदर शामिल थे, जो पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया। IWT का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, इस 6 नदियों को लेकर के ही हुआ। और ये 6 नदियां जितने भी मैंने बताया आपको, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर, जो 3 वेस्टर्न रिवर हैं और 3 जो ईस्टर्न रिवर हैं, ये जो बह करके जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं बता दूं आपको, वो हमारे देश से ही जाती हैं, इंडिया से ही जाती हैं। स्टार्टिंग फेज में बता दूं आपको, यानी 1960 के अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान को 80% पानी मिलता था और हमारे देश को 20% पानी मिलता था। हमारे को इस पानी को खेती वगैरह के लिए यूज करना था, बाकी सारी चीज़ों के लिए यूज करने का पावर दिया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन मैं बता दूं आपको, 1965 का जब पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ, युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और लगातार पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर इलीगेशन उठाता रहा, कुछ ना कुछ अटैक करता रहा है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर करके हो या फिर कोई भी वजह हो, वो हमारे देश को ब्लेम करता रहा। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो शामिल था, मैं बता दूं आपको, 10 साल के लिए था। और 10 साल के बाद जब 10 साल का पीरियड खत्म हुआ, 1970 के अंदर हमारे देश को 3 नदियों का पानी, जो ईस्टर्न रिवर थी, उनका पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से 100% कंज्यूम करने का राइट मिल गया। और 31 मार्च 1970 को हमारे देश ने उन नदियों का पानी यूज करने लगा, जितने भी ईस्टर्न रिवर थे हमारे कंट्रोल में जो आते थे। पाकिस्तान की मैक्सिमम पॉपुलेशन में बता दूं आपको, इसी पानी के ऊपर डिपेंड है और इसी पानी को लेकर करके उनका खेती बाड़ी का काम चलता है। और बहुत सारे जो फार्मर वगैरह हैं पाकिस्तान के, उनका जीवन जीने का सहारा है इन्हीं सारी नदियों को लेकर करके। मैं बता दूं आपको,
वैसे तो मैं बता दूं आपको, ये सारी जो 6 नदियां हैं वो हमारे देश से ही बह करके जाती हैं, और हमारे देश ने, इंडिया ने कई सारे डैम वगैरह बनाए हैं इन नदियों के ऊपर, और वो जब चाहे मैं बता दूं आपको इंडस वैली का या सिंधु वैली का पानी छोड़ सकता है, और उसने ऐसा किया भी। अब जब ये इंसिडेंट हुआ है तो उन्होंने पानी छोड़ा है, और कई जगह पे जहां पे डैम बने हैं वहां पर पानी बंद भी कर दिया है। इसकी वजह से पाकिस्तान में अब चिल्लाहट मची हुई है कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है भाई, और इसका डर हमेशा से पाकिस्तान को रहा है। मैं बता दूं, जब भी युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, और उसको यही डर मचा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि IWT के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। लेकिन इंडिया ने कभी भी, इतने सारे वॉर हुए, चाहे वो कारगिल का हो, या फिर 1965 का वॉर हो, या फिर 1971 का वॉर हो, इतने सारे वार हुए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को अपने घुटनों तले ला कर करके खड़ा कर लिया इंडिया ने। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. बट कभी भी इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, मैं बता दूं आपको आज तक। लेकिन ये जो हादसा हुआ ये बहुत ही बड़ा हुआ है, मैं बता दूं आपको, और अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, इसलिए इंडिया को मजबूरन पानी के ऊपर एक्शन लेना पड़ गया। वैसे तो पानी के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए, पानी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मैं बता दूं आपको, बट अब मजबूर कर दिया पाकिस्तान ने कि इंडिया को ये एक्शन लेने के लिए। इसके अगेंस्ट में मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान ने क्या करा, 1972 के अंदर शिमला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था LOC को लेकर करके, उसको कैंसिल कर दिया, जैसा कि सोशल मीडिया वगैरह पे सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। अब मैं बता दूं आपको, 1972 शिमला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में और हमारे पूरे देश के अंदर टेररिस्टों का बहुत ही ज़्यादा अटैक वगैरह हो रहा था, और बहुत सारी जो फॉरेन वगैरह की कंट्रियाँ वगैरह थी हमारे देश के अंदर और पाकिस्तान के इस वाली चीज़ों के ऊपर, अटैक के ऊपर इन्वॉल्वमेंट दिखा रही थी और इंटरफियर वगैरह कर रही थी। इसलिए 1972 के अंदर मैं बता दूं आपको, इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का डिसीजन लिया। 2 जुलाई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो, पाकिस्तान के जो थे वहाँ पे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो इंडिया पधारे, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके बीच 2 जुलाई 1972 को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसको बोला गया शिमला कॉन्ट्रैक्ट, शिमला एग्रीमेंट। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तय किया गया कि 17 दिसंबर यानी कि दिसंबर 1971 में जो पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के ईस्ट प्रांत को अलग कर दिया गया और वो बांग्लादेश बन गया था, उस टाइम से लेकर करके जब जो सेना जिस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास थी, जो लाइन पे थी जिसकी जो सेना, वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया और वो जाना जाने लगा लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। और उस एग्रीमेंट के अंदर यही लिखा हुआ था कि अब आपकी सेना जहां पर, यानी कि पाकिस्तानी सेना जिस लाइन पर खड़ी हुई है वो वहीं रहेगी, वो पाकिस्तान का माना जाएगा। और इंडिया जिस लाइन पे खड़ी हुई थी, हमारे देश के जो भी सैनिक वगैरह थे खड़े हुए थे, जिस लाइन पे खड़े हुए थे, वो लाइन इंडिया का माना जाएगा और वो LOC के नाम से जाना जाने लगा, और वो LOC बन गई, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। और यही था 1972 शिमला एग्रीमेंट, जिसको ब्रीच करने की अनाउंसमेंट गीदड़ धमकी दे रहा है पाकिस्तान। और मैं बता दूं आपको, ऐसा किया नहीं पाकिस्तान ने, इस एग्रीमेंट का कभी भी ख्याल नहीं रखा। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर करके फॉरेन डेलीगेट्स के पास चला जाता है और UN वगैरह में जाकर के वहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह देता है, ऐसा उसने किया नहीं, कभी भी इस एग्रीमेंट का ख्याल नहीं रखा। मैं बता दूं आपको, अब वो इस एग्रीमेंट को तोड़ दे ना तोड़ दे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। और यही वजह रही, मैं बता दूं आपको, 1999 का कारगिल वार हुआ था पाकिस्तान के साथ हमारे देश का। ये तो हो गया डिटेल जो मैंने आपको बताया है। अगर आप शिमला एग्रीमेंट के बारे में नहीं जानते थे उसके बारे में बताया, अगर आप IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं जानते थे उसके बारे में बताया। अब चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो अटैक हुआ है उसके ऊपर। हमारे देश ने जो 5 एक्शन लिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसके अलावा मैं बता दूं आपको, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है और वहाँ पे कई सारे तकरीबन हजारों ऐसे सस्पेक्टेड
लोगों को अरेस्ट किया है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने और उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको पकड़ा है मैं बता दूं आपको। और 14-15 के आसपास टेररिस्टों का आइडेंटिफाई कर करके उनका इमेज वगैरह भी सर्कुलेट किया है इंटेलिजेंस ने। अराउंड 5 to 6 टेररिस्टों के घर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेमोलिस्ट कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। इस एक्शन के बाद ही पाकिस्तान घबराया हुआ है और वहां के मिनिस्टर वगैरह, जाहिल मिनिस्टर वगैरह, मैं बता दूं आपको, बड़बोले मिनिस्टर वगैरह, बागड़-बिल्ले मिनिस्टर वगैरह बेतुके बयान दे रहे हैं। इवन वहां के प्राइम मिनिस्टर भी उल्टी सीधी बयान दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हमने इस टेररिज्म के ऊपर $6000 बिलियन का खर्च किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। $600 billion to fight and defeat terrorism. अब मैं बता दूं आपको $6000 बिलियन जो खर्च किया है, जैसे कि वहां के पीएम बोल रहे हैं, उन्होंने फंडिंग की है। उन्होंने क्या करा है, पाकिस्तान ने क्या करा है, $6000 बिलियन फंडिंग की है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को। उनका कहना ये था और वो गलती से निकल गया वो स्टेटमेंट कि हमने उसको रोकने के लिए ये पैसे खर्च किए हैं। और मैं बता दूं वो स्टेटमेंट में ये भी बोल रहा है वहां के प्राइम मिनिस्टर कि अगर कोई भी इंडिया ऐसा हरकतें करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जवाबदेही, रिटेलिएट हम भी करेंगे, जवाब देंगे। अब मैं बता दूं आपको ये तो शुरुआत है हमारे देश का, ये जो एक्शन लिए गए हैं वो शुरुआत है। अभी ये इनिशियल स्टेज पे जो एक्शन लिए जा सकते थे वो ली है गवर्नमेंट ने। अभी पिक्चर बाकी है मैं बता दूं पाकिस्तान, और आपको जो झेलना पड़ेगा, जो ये मिलिटेंट का हमला हुआ है इसका करारा जवाब मिलेगा। इतिहास गवाह है, जब जब टेररिस्ट का हमला हुआ है मैं बता दूं हमारे देश के ऊपर, जब जब अटैक हुआ है तब तब उसके अगेंस्ट के अंदर इंडिया ने पलटवार किया है, चाहे वो आज कर ले या फिर 10 दिन बाद करे, लेकिन किया जरूर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको 2016 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर करके उरी के अंदर जा करके घुस कर करके वहां के 7 जो मिलिटेंट के ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और तकरीबन 40 के आसपास मिलिटेंट को मार गिराया और मार कर करके वापस भी आ गई थी हमारे देश की फोर्स। और मैं बता दूं आपको इसी के ऊपर उरी मूवी बनी हुई है विकी कौशल की, जो आपने भी देखी हुई होगी। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जय हिंद। दूसरा 2019 के अंदर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक कर करके इंडिया ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी को पूरी उसके संगठन को खात्मा कर दिया था और इसके ऊपर फाइटर मूवी बनी हुई है ऋतिक रोशन की, आपने भी देखी हुई हो। ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब बदले से। इस टाइम में बता दूं आपको पाकिस्तान के आर्मी की, पाकिस्तान के वहाँ पे लोगों की नींदें उड़ी हुई है। वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर वगैरह हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, वो बेतुके बयान वगैरह दे रहे हैं, बेतुके स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं, बड़ बोले कुछ ना कुछ गबगबा रहे हैं मैं बता दूं आपको। और वो लोग इतना डर गए हैं मैं बता दूं कि अपने जितने भी परिवार वगैरह, फैमिली मेंबर वगैरह हैं, जैसे आसिर मुनीर है जो आर्मी चीफ है, वो अपने परिवार को फॉरेन भेज रहा है, विदेश भेज रहा है। मैं बता दूं आपको उन लोगों को, ये जितने भी मिनिस्टर वगैरह हैं, जितने भी आर्मी चीफ वगैरह हैं, उनको वहाँ के लोगों की कोई चिंता नहीं है। उनको केवल अपनी झोली भरनी में बता दूं आपको, अपना घर बार चलाना है, अपने फैमिली को सेव करना है। उनको पाकिस्तान के किसी भी सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इन आर्मी चीफों को अपने परिवार की चिंता नहीं होती मैं बता दूं आपको, तो ये उन लोगों को बाहर नहीं भेजते। इनको पाकिस्तान के सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तानी जितने भी सिटीजन हैं वो भूख मरें या फिर वो मर जाएं या फिर कुछ भी करें, बस इनको पाकिस्तान को किसी तरीके से लूटना है। लूट कर करके कई सारे ऐसे बाहर फॉरेन चले जाते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कई सारे मेजर वगैरह रह चुके हैं पाकिस्तान के, कई सारे आर्मी चीफ वगैरह थे, वो लोग अब बाहर फॉरेन में यूएस वगैरह में जाके बस गए हैं। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।